सुपर कमांडो ध्रुव मुझे मौत चाहिए का दूसरा भाग, पहला भाग भी मेरे चैनल पर मौजूद है। लेकिन ध्रुव को अब बूढ़े की सारी कहानी सच लग रही थी। ओह, ये इसके हाथ है या ठोस लोहे के हथौड़े। लगता है कि वास्तव में मेरी जान लेने पर उतारू है। इसमें सचमुच आश्चर्यजनक ताकत है। मैं ताकत में इससे नहीं जीत सकता। बचने का सिर्फ यही एक रास्ता है कि मैं इसकी ताकत का इस्तेमाल इसी के खिलाफ करूं और फिर यहां से बाहर भागने का रास्ता देखूं। लेकिन इससे पहले कि ध्रुव दरवाजे से बाहर निकल पाता, भड़ाक एक भारी मेज ने उसका रास्ता रोक लिया और ध्रुव के पास लड़ने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था। बूढ़ा फिर तेजी से ध्रुव की तरफ बढ़ रहा था। पहला बार ध्रुव नहीं किया। ओह, इसके पत्थर जैसे शरीर पर तो मेरा हाथ ही टूट गया। लेकिन बूढ़े पर कुछ असर नहीं हो रहा था। उसका अगला बार ध्रुव की गोली लगी भार पर पड़ा और ध्रुव कड़ा उठा। पट्टी खून से तर हो गई। ठिशू, आओ! जल्दी मुझे खत्म करने का रास्ता सोचो ध्रुव, वरना मैं तुमको खत्म कर दूंगा। बूढ़े ने ध्रुव की कमजोरी को भांप लिया था। उसका अगला घुसा भी ध्रुव के घाव पर पड़ा। आह! और इस बार पट्टी के साथ साथ ध्रुव की बांह भी खून के रंग से लाल होने लगी। ज्यादा खून निकल जाने से ध्रुव पर बेहोशी छाने लगी और वह लहरा कर फर्श पर आ गिरा। यह क्या? यह तो बेहोश हो गया। मैं इस वक्त इसको कितने आराम से मार सकता हूं, लेकिन नहीं, उन डाकुओं ने कहा था कि सिर्फ यही लड़का मेरे मरने का रास्ता ढूंढ सकता है। इसलिए अब मैं इसको मारने की बजाय वह काम करूंगा जिससे मुझको खत्म करने का रास्ता सोचने के लिए मजबूर हो जाए। बूढ़ा पलटा और तेजी से बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद वह बूढ़ा शहर की तरफ बढ़ रहा था, क्योंकि इस बार उसका निशाना ध्रुव नहीं, ध्रुव का शहर था। आतंकवादियों को यह योजना पसंद भी है या नहीं भी। उस बुढ़े ने यह क्या किया? हमारे खास दुश्मन को जिंदा ही छोड़ दिया। लेकिन सुप्रीमो, अब तो वही काम करने जा रहा है जो हमेशा से ही करना चाहते थे हम, यानी शहर की तबाही। तुम ठीक कहते हो डिप्टी, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि बेचारा ध्रुव तो रेगिस्तान के बीच में बेहोश पड़ा है, तो क्यों ना हम इस बूढ़े के अधूरे छोटे काम को पूरा कर दें। गुड आइडिया बॉस। हीरा, जग्गा, तुम समझ गए ना कि तुम लोगों को क्या करना है? समझ गए डिप्टी। हमको रेगिस्तान के महल में जाकर वहाँ बेहोश पड़े ध्रुव को खत्म करना है। बस सुप्रीमो, हम यूँ गए और यूँ आए। और दूसरी तरफ बूढ़ा रूह शहर के व्यस्त इलाके में पहुंच चुका था। तबाही शुरू करने के लिए यह खूबसूरत जगह सबसे उपयुक्त है। उसने 25 फीट ऊंचे बिजली के मजबूत खंभे पर एक जोरदार ठोकर मारी। धड़ाक! और बिजली का खंभा टिन की पतली चादर की तरह बीच से मुड़कर सड़क पर आ झुका और सड़क पर आती सिटी बस पूरी गति से उस खंभे से आ टकराई। चड़ाक! रूह ने शहर के विनाश का सिलसिला शुरू कर दिया था। दूसरी तरफ रेगिस्तान के महल में ध्रुव को जब होश आया, तब तक ना जाने कितना समय गुजर चुका था। तो उस बुढ़े ने मुझे जिंदा छोड़ दिया, लेकिन वह गया कहाँ? यह तो वह यहाँ तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। खैर, जाने दो, उसको तो मैं ढूंढ ही लूंगा। इस वक्त तो मुझे किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। खून ज़्यादा निकल जाने से मुझे कमजोरी लग रही है। ध्रुव अपनी मोटरसाइकिल की तरफ बढ़ा ही था कि तभी उसके और मोटरसाइकिल के बीच में एक खंजर आ धंसा। सटाक! तुम दोनों यहाँ पर? इतनी कमजोरी में तो डॉक्टर भी बेड रेस्ट बताते हैं प्यारे। हम बड़े डॉक्टर हैं, इसलिए हम तुमको पूरा रेस्ट कराएंगे। बिना किसी पूर्व चेतावनी के स्टेनगन की नाल गोलियां उगलने लगी और ध्रुव की सारी कमजोरी पल भर में गायब हो गई। वह एक तरफ उछला और उसका हाथ खंजर पर आ पड़ा। वाह, मुझे फिल्मी स्टाइल से रोकने के चक्कर में इन्होंने खुद ही मुझे एक हथियार दे दिया है। स्टेनगन दोबारा चलने के लिए पल भर को खामोश हुई, लेकिन स्टेनगन दोबारा चली नहीं, क्योंकि उसी पल ध्रुव का हाथ घूमा। हाय! और आतंकवादी के हाथ से स्टेनगन छूटकर नीचे जमीन पर आ गिरी। ध्रुव के लिए इतना मौका बहुत था। वह अपनी मोटरसाइकिल की तरफ लपका। इस समय मैं सिर्फ अपनी ताकत के बूते पर इनका मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। इसके लिए मुझको अपनी स्पेशल मोटरसाइकिल का सहारा लेना पड़ेगा। ध्रुव ने अपनी मोटरसाइकिल की स्पेशल हेडलाइट जलाई और रेगिस्तान की धरती पर एक दूसरा सूरज जल उठा। दोनों आतंकवादियों की आंखें चुंधिया गई। कुछ पलों के लिए उनको दिखाई देना बंद हो गया और इन कुछ क्षणों में ही सारा खेल खत्म हो गया। कमजोर ध्रुव के घूसे भी दोनों आतंकवादियों के लिए बहुत थे। ढिशू धाड़! ध्रुव एक बार फिर शहर की तरफ बढ़ चला, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था। उसके साथ 2 सवारियां और भी थी। लेकिन शहर में घुसते ही ध्रुव का दिमाग चकरा गया, क्योंकि इस वक्त शहर में और रेगिस्तान में जरा सा ही फर्क था। चारों तरफ की गई भयानक तोड़फोड़ इस बात की गवाही दे रही थी कि तभी तभी यहां से कोई भीषण तूफान गुजरा है। यह सब कैसे हुआ भाई? ध्रुव साहब, मैं सच बताऊंगा तो आप कहेंगे कि ड्यूटी पर पिए हुए हूँ। ये अब एक बूढ़े ने तोड़फोड़ की है, जो देखने में तो ऐसा लगता था कि एक झापड़ में मर जाएगा, लेकिन जब मैंने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने मुझे एक झापड़ मारा। उसके बाद मुझे अभी अभी होश आया है। वह अपने एक झापड़ से शायद शेर को भी मार सकता है कांस्टेबल, इसलिए शर्म मत करो और मुझे बताओ कि बूढ़ा गया किधर है।
वह शक्ति नगर की तरफ गया है ध्रुव साहब। तो तुम इन आतंकवादियों को संभालो, मैं उसे देखता हूं। आतंकवादी? और वह भी दो दो? हमारे ध्रुव साहब भी बस कमाल हैं। दूसरी तरफ बूढ़ा रूह परेशान था। इतनी तबाही देखकर वह लड़का ध्रुव मुझे खत्म करने का कोई ना कोई रास्ता अवश्य निकाल लेगा, लेकिन अब तक आया क्यों नहीं? कहीं वह मर? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। शायद उसको यहां तक बुलाने के लिए इतनी तबाही काफ़ी नहीं। धड़ाम! आहा, तो तुम आ गए। मैं आपसे प्रार्थना करने आया हूं कि आप यह विनाश का विचार छोड़ दें और हमारे साथ बैठकर शांति से विचार विमर्श करें। इस तरह से आपकी समस्या का कोई ना कोई हल अवश्य निकल आएगा। तभी पूरा वातावरण टैंकों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। ध्रुव, हमने शैतान को खत्म करने के लिए सेना से मदद मांगी है, तुम बीच में से हट जाओ। अच्छा, तो अब तुम लोग मुझ पर तोप चलाओगे? नहीं सर, इसको खत्म करने का समस्या का हल नहीं है। हट जाओ ध्रुव, वरना ये मेरा तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, लेकिन तुमको ज़रूर मार डालेंगे और तुम्हारे साथ ही मेरे मरने की उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। फायर! भड़ाम भड़ाम! टैंकों से दो शक्तिशाली गोले बूढ़े के सीने पर आकर फटे। वह कुछ क्षणों के लिए जमीन पर आ गिरा, लेकिन फिर वह धीरे धीरे उठा। ओह, ना जाने क्यों मुझ पर फिर से वैसी बेहोशी छा गई है, लेकिन इस बार असर कम देर तक रहा। अब मैं ठीक हूं, लेकिन इन सैनिकों को यह समझाना ही पड़ेगा कि मुझ पर किसी भी तरह के हमले बेकार हैं। सर, हमला बेसर रहा, अब वह बूढ़ा हमारी तरफ बढ़ रहा है। सभी बूढ़े की उस हरकत से हैरान थे। अब यह बूढ़ा रू क्या करेगा? टैंकों को रुकना इतना आसान नहीं है। लेकिन अगले ही क्षणों में ध्रुव को अपने सवाल का जवाब मिल गया। आश्चर्यजनक, लेकिन टैंकों को हमले ने मुझे समाधान दे दिया जिससे मैं रू को शायद रोक सकूंगा। इसके लिए मुझे रू को फैक्ट्री एरिया की तरफ ले जाना पड़ेगा। ध्रुव, रुक जाओ, अब मुझसे बचकर भागना संभव है। बिना मुझे मारे तुम यहां से नहीं जा सकते। मैं तुम्हारा पीछा दुनिया के अंत तक नहीं छोड़ूंगा और इस बार तुमको खत्म करके ही दम लूंगा। ठीक है रू, क्योंकि अगर तुमने मेरा पीछा छोड़ दिया तो मेरी योजना चौपट हो जाएगी। दूसरी तरफ आतंकवादी अपने ट्रांसमीटर पर पूरा घटनाक्रम सुन रहे थे। ये ध्रुव यहाँ कैसे पहुंच गया? इसका मतलब है कि जग्गा और हीरा अपने काम में असफल रहे। अब तो इस काम के लिए मुझे खुद ही जाना होगा। तुम सब लोग अपने अपने हथियार लेकर तैयार हो जाओ, इस बार ये मौका हमारे हाथ से नहीं निकलना चाहिए। उधर ध्रुव बूढ़े को खींचता हुआ शहर से बाहर ले आया था। अपने प्लान के मुताबिक मैं इसको फैक्ट्री एरिया तक तो खींच लाया। अब देखना ही है कि मेरा प्लान काम करता है या नहीं। उफ, यहाँ पर कैसी अजीबोगरीब सी गंध आ रही है। उधर ध्रुव के पीछे दौड़ता बूढ़ा अचानक रुक गया। ओह, मुझ पर फिर से बेहोशी छा रही है। ये महक कैसी है? लगता है कि मुझे इसी महक के कारण बेहोशी आ रही है। मैं इस गंदी बू की जड़ को खत्म कर दूंगा, और वह जड़ ये इमारत है जहाँ से ये बू आ रही है। भागो, यह तो वही बूढ़ा है जिसके बारे में रेडियो से विशेष सूचना आ रही है। पड़मम! घबरा मत, न्यूज़ में साफ कहा गया है कि इसने अब तक किसी की जान नहीं ली है। बूढ़े को किसी की जान लेने में कोई दिलचस्पी थी भी नहीं। वह तो इस दम घोटने वाली महक के स्रोत को नष्ट करना चाहता था। रूह तो इस फैक्ट्री में घुस गया, यानी अब मेरा काम और आसान हो गया। टैंकों के हमले से यह साफ हो गया कि रूह वायु प्रदूषण नहीं सह पाया है, क्योंकि आज से 300 साल पहले का मनुष्य है, जब वायु प्रदूषण ना के बराबर था। इसलिए यह सबसे पहले बम के धुएं से रात भर बेहोश रहा, लेकिन धीरे धीरे वायु प्रदूषण का थोड़ा सा आदी हो गया, क्योंकि टैंकों के हमले के कारण इस धुएं ने उस पर ज़्यादा असर नहीं किया। यही कारण है जिससे मैं रूह को फैक्ट्री एरिया में खींच लाया हूँ। यहाँ पर तो वायु प्रदूषण इतना ज़्यादा है, उसको हम लोग भी नहीं सह पाते। उधर ध्रुव अपने विचारों में खोया था और इधर रूह लगभग पूरी फैक्ट्री तबाह कर चुका था। कड़ाक! लेकिन बूढ़ा रूह यहीं पर गलती कर गया, क्योंकि वह गंध के स्रोत को खत्म करने के चक्कर में उस स्रोत के और पास आ गया था। उसका दम और तेजी से घुटने लगा और वह अपने होश खोकर एक बार फिर नीचे आ गिरा। ओह, बेहोश होते होते भी इसने पूरी फैक्ट्री तबाह कर दी, लेकिन इस कीमत पर भी इसको पकड़ पाना सस्ता सौदा है। तभी जलती हुई फैक्ट्री के टूटे गेट से एक गाड़ी अंदर दाखिल हुई। वह रहा, ट्रांसमीटर के सिग्नल ने हमको सही जगह पर पहुंचा दिया। अब हम इससे जग्गा और हीरा की गिरफ्तारी का बदला लेंगे। जग्गा और हीरा? ये तो शायद उन आतंकवादियों के नाम हैं, यानी ये सब उनके ही साथी हैं। गोली मार दूं सुप्रीमो? नहीं, यह छोकरा इतनी आसान मौत के काबिल नहीं है। सबसे पहले इसको जग्गा और हीरा की कीमत चुकानी है, और वह कीमत इससे मेरे घूंसे वसूल लेंगे। लेकिन इस बीच अगर ये मुझ पर पलट कर वार करे तो इस पर बेझिझक गोली चला देना, और जब तक ये मेरे हाथों से अपनी हड्डियां तोड़वाता रहे तब तक खामोशी से देखते रहना। यह तो पक्का है कि मेरे पलट कर वार करते ही मुझ पर तनी बंदूकें मेरे शरीर को छलनी कर देंगी। इसलिए मौका मिलने तक मार खाने के अलावा और कोई चारा नहीं है। ध्रुव जमीन पर आ गिरा, उसका बदन कांच के टूटे टुकड़ों पर आ गिरा, और ध्रुव ने इस मौके का भरपूर फायदा उठाया। उसने देखते ही देखते पैतरा बदला
और सुप्रीमो का शरीर एक मजबूत शिकंजे में कस गया। उसकी गर्दन पर एक टूटे कांच का धारदार टुकड़ा आ लगा। अपने आदमियों से कहो कि वे 5 सेकंड के अंदर अपने हथियार पानी की टंकी में फेंक दे, वरना अब फेंक दो। एक के बाद एक कई धमाके हुए, कई छपाके हुए और भारी भारी हथियार पानी के तल में बैठने लगे। टन टन छपाक छपाक। शाबाश, अब तुम सब अपनी जीप में चलकर बैठो और पुलिस के आने तक अच्छे बच्चों की तरह चुपचाप इंतजार। लेकिन फैक्ट्री की ध्वस्त हो चुकी इमारत से मलबा अब भी गिर रहा था। अब तक कमजोरी लगने के बावजूद ध्रुव जोश में काम कर रहा था, लेकिन इस भयंकर चोट को वो सह नहीं पाया। किस्मत हमारे साथ है डिप्टी, अब इसको भून डालो। लेकिन सुप्रीमो, सारी बंदूकें तो हमने पानी की टंकी में फेंक दी। कोई बात नहीं, आदमी को मारने के 50 तरीके होते हैं। इस लौंडे को खंबे से बांध दो, और नाथू तू जाकर गाड़ी से पेट्रोल का कनस्तर निकाल ला। देखते ही देखते सारा इंतजाम हो गया। अब सिर्फ एक चिंगारी की देर थी और ध्रुव के चारों तरफ से भयंकर लपटें भड़क उठी। और अब तक फैक्ट्री का प्लांट जल चुका था और रसायनों की वो महक जिसने बूढ़े रूह को बेहोशी की कैद में जकड़ रखा था, खत्म हो गई थी। अब रूह को होश आ रहा था। आंखें खुलते ही उसकी नज़र जिस दृश्य पर पड़ी, उसने रूह को क्रोधित कर दिया। ये डाकू ध्रुव को जला देना चाहते हैं, उस लड़के को जिसको मैंने हर संभव तरीके से परेशान किया, लेकिन फिर भी इसने मेरी ही जान बचानी चाहिए। इस बुरे काम के लिए इन डाकुओं को दोजख की आग में जलना पड़ेगा। सुप्रीमो, लेकिन इससे पहले कि खुशी में डूबे आतंकवादी कुछ समझ पाते, छप फचाक, रूह का प्रचंड गुस्सा उन पर कहर बनकर टूट पड़ा। धड़ाक तड़ाक दौड़। लेकिन आखिरी आतंकवादी की किस्मत तेज थी, क्योंकि तभी ध्रुव को एक तेज कराह ने रूह का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। वह तेजी से ध्रुव की तरफ लपका। ओह, मुझे इस लड़के की जान बचाकर इसके एहसानों का बोझ उतारना ही पड़ेगा। अब तक ध्रुव के बूट सुलगने की गंध वातावरण में फैलने लगी थी, लेकिन रूह के एक शक्तिशाली झटके से ही रस्सी के टुकड़े टुकड़े हो गए। चटाक! पलक झपकते ही रूह ध्रुव को आग से बाहर निकालकर सुरक्षित स्थान पर ले आया। ध्रुव, होश में आओ। ध्रुव ने धीरे धीरे आंखें खोली और रूह, यह तुमको क्या हो रहा है? तुम्हारे चेहरे पर से खाल गायब हो रही है। हाँ ध्रुव, आज मैंने 300 सालों में पहली बार अपना स्वार्थ भूलकर किसी की जान बचाकर सच्चा इंसानियत का काम किया है। फकीर के शाप के मुताबिक अब मुझे जिंदगी से छुटकारा मिलेगा। ध्रुव की विस्मित आंखों के सामने ही रूह का शरीर धीरे धीरे मिट्टी में मिल गया। जीप रोको राम सिंह, वह रहा ध्रुव। लेकिन वह बूढ़ा कहीं दिखाई नहीं दे रहा। वह बूढ़ा कहाँ गया ध्रुव? हमको उसे हर कीमत पर पकड़कर कानून के हवाले करना है। अब उसको कोई नहीं पकड़ सकता सर। वो जहाँ से आया था वहीं पर वापस चला गया है। अब हमारा शहर सुरक्षित है। और ना जाने क्यों ध्रुव की आंखों से 2 आंसू टपक पड़े। समाप्त। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सुपर कमांडो ध्रुव की ये कहानी आपको पसंद आई होगी। ध्रुव की बहुत अच्छी अच्छी कॉमिक बुक्स स्टोरीज़ मेरे पास मौजूद हैं, जो जल्दी इस चैनल पर पोस्ट होंगी। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू।